So class first here, आपका चैप्टर नंबर 4 इज़ गोइंग ऑन, राइट। सो उसमें नेक्स्ट सर्विस होता है बिजनेस सर्विसेज में इंश्योरेंस। आपने बैंकिंग पढ़ा था, आप बैंकिंग एक सर्विस है, वैसे ही एक इंश्योरेंस सर्विस होती है, ठीक है। इंश्योरेंस का नाम आपने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, गार्जियंस हैं, उनसे सुना होगा कि उन्होंने कोई पॉलिसी लिया है या आपके नाम पे कोई एक पॉलिसी लिया गया है, आपकी हेल्थ पॉलिसी ली गई है, या जो व्हीकल्स हैं आपके पास उनकी पॉलिसी है, या घर की है, या किसी ने फैक्ट्री की अपनी दुकान की पॉलिसी ले रखी है। तो ऐसी पॉलिसीज मीन्स इसका मतलब आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है उस चीज़ का, है ना। तो ये होता क्या है इंश्योरेंस? तो एज रिटन ओवर हियर इसको ही स्टार्ट करते हैं कि इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट between two parties. Okay, two parties must be there, whereby one party undertakes in exchange for a consideration to pay the other party an agreed sum of money to compensate the loss, damage or injury caused as a result of some unforeseen events. दो पार्टी हैं, एक पार्टी जो इंश्योर कर रही है कि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए आपको कंपनसेट करने, माने उसकी क्षतिपूर्ति करने, उतने ही पैसे आपको देने का वादा कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, और ये सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है, वादा नहीं कहा जा सकता, एक एग्रीमेंट हो गया है कि आपको देने होंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमें उतने ही अमाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा हमें देते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर होती है तो हम आपको ये अमाउंट रिटर्न कर देंगे। इसकी हिस्ट्री में जाएं अगर, तो इंश्योरेंस यूरोप में स्टार्ट हुआ जब, तो उसमें जितने भी गुड्स वाले जो शिप्स होते थे, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, वो इंडिया आने के लिए यूरोप से बिजनेस, है ना। उस टाइम पे सिर्फ इंडिया ही एक मार्केट था जिससे पूरी दुनिया जो है वो बिजनेस करती थी। यहाँ पर सब कुछ था और है भी, मतलब ऐसा नहीं है अभी भी नहीं करते, मगर वो टाइम था जिसमें जो एक हाईली सिविलाइज्ड मार्केट और एक इकोनॉमिक सेंटर इंडिया बना था, उस टाइम में हुआ था। तो उनको जनरली प्रॉब्लम क्या होती थी कि शिप्स में जब गुड्स जाते थे तो ओशियन है तो उसमें आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, सुनामी भी आएंगी, और कुछ चीज़ें टूट भी जाएंगी, और शिप डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें बहुत बड़े लॉस लोगों को हो जाते थे, ठीक है। इसको कवर अप करने के लिए एक ग्रुप ने, एक कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि हम आपको इंश्योर करें, ठीक है। आपका मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का गुड्स है, तो आप 1 लाख रुपीज़ की अगर आप हमसे पॉलिसी लेते हैं, या आप 1 लाख रुपये का चाहते हैं कि आपको ये जो लॉस अगर शायद हो सकता है, तो आप 1 लाख रुपीज़ के पार्ट्स, इंस्टॉलमेंट्स हमें देना शुरू कर दीजिए। अगर इन फ्यूचर आपको लॉस होता है, आपको कोई डैमेज होता है, आपको कोई इंजरी होती है, तो इसके एवज़ में, क्योंकि आप हमें लगातार पैसा दे रहे हैं, हम वो पूरा का पूरा पैसा एट द मोमेंट आपको दे देंगे, 1 लाख के 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी शर्तें हो जाती हैं, वो आपके उसके प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए, और उसके बाद इंश्योरेंस इतना ज़्यादा आज प्योर वे में सबके सामने रखा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। 2 पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी जो है वो कंसिडरेशन लेती है उतने पैसे देने का, कंपनसेट करने का, दूसरी पार्टी उस कंपनसेशन को रिसीव करने वाली होती है जिसको डैमेज हुआ हो, ठीक है। इनके वर्ड्स को और ज़्यादा गहराई से समझ लेते हैं क्या क्या होता है। पहली चीज़ होती है इंश्योरर, जो फर्स्ट पर्सन है इंश्योरर, जिसने ये काम शुरू किया होगा।
ठीक है। इंश्योरर कौन है? जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। मतलब वो जो कंपनी है इंश्योरेंस करने वाली, वो इंश्योरर है, ठीक है। हम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम इंश्योर्ड हो गए, ठीक है। इंश्योर्ड कौन पर्सन है? पर्सन हु विल बी इंडैमिनिफाइड ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट। किसी स्पेसिफाइड इवेंट के होने पर जिसको कंपनसेट किया जाएगा, माने पॉलिसी रिसीव करने वाला पर्सन, पॉलिसी लेने वाला पर्सन इंश्योर्ड हो गया, है ना। इंश्योर्ड हो गया वो इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस लिया उसने तो वो इंश्योर्ड हो गया। इंश्योरेंस देने वाला कौन हुआ? इंश्योरर। समझ में आ गया दोनों वर्ड? इंश्योरर कौन है? कंपनी है, जैसे LIC है इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना। तो LIC कौन है? इंश्योरर है। हम उससे पॉलिसी लेते हैं तो वो हम कौन है? इंश्योर्ड हो गए, ठीक है। प्रीमियम नेक्स्ट वर्ड आता है। तो प्रीमियम का मतलब द कंसिडरेशन पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर इज नोन एज प्रीमियम। मीन्स वो पैसा जो इंश्योरर को दिया जाएगा, इंश्योर्ड देगा, ठीक है। मतलब कंपनी को हम वो पैसा इंस्टॉलमेंट में देंगे। आपने जो है 2 लाख रुपीज़ की वो ले रखी है पॉलिसी, अगर ठीक है, हेल्थ की पॉलिसी ले रखी है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ता है, तो उसके जो बिल्स होंगे वो कंपनी अदा कर देगी, ठीक है, वो पेड करेगी। तो प्रीमियम का मतलब हुआ वो अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, ठीक है, पेड किया जाता है इंश्योरर को, राइट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पॉलिसी क्या चीज़ होती है? पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म और कंडीशन को जिस डॉक्यूमेंट में लिखा गया वो पॉलिसी हो गई, कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं, है ना। पॉलिसी के बहुत सारे ऐड आप टेलीविज़न पे देखते होंगे, जो कमर्शियल ब्रेक्स आते हैं उनमें पॉलिसी के ऐड बताते हैं कि ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा। तो पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें वो टर्म और कंडीशंस लिखी गई हैं, जिसमें आपके और इंश्योरर के दोनों के साइन होंगे, राइट। रिस्क क्या होगा? रिस्क के लिए तो इंश्योरेंस ले रहे हैं भैया। तो रिस्क अब जानते हैं, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर से। रिस्क इज द अनसर्टन इवेंट ऑन द हैपनिंग of which the insurer liable indemnified the insured। मतलब वो कंडीशन जिसमें इंश्योरर लायबल हो जाता है इंश्योर्ड को पेड करने के लिए वो पैसा, ठीक है, वो रिस्क है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जिसकी पॉलिसी की जा रही है, जिसको इंश्योरेंस दिया जा रहा है। द पर्सन और द प्रॉपर्टी विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिस्क। किसी पर्टिकुलर रिस्क के अगेंस्ट में जिसको इंश्योर्ड किया गया वो पर्सन या तो प्रॉपर्टी, ठीक है। लोग अपने मकान का बीमा कराते हैं, फैक्ट्री का कराते हैं, दुकानों का कराते हैं, और जो व्हीकल्स आपके पास होते हैं, कार्स, ट्रक्स, बाइक्स, स्कूटर्स, व्हाटएवर, तो आप किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं। अलग अलग इवेंट्स हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं कि आपका रोज़ाना जाना है, आपको अगर चोट लग जाती है गलती से, तो आपकी बाइक का इंश्योरेंस और आपका इंश्योरेंस, तो वो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लायबल हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें आते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ज़रा लंबी चीज़ है क्योंकि ये 7 प्रिंसिपल होते हैं और एक एक प्रिंसिपल का काफ़ी डीप मीनिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसको लिखना उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सबॉर्गेशन, मिटिगेशन ऑफ लॉस, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉज प्रॉक्सिमा। ये 7 तरीके के प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं इंश्योरेंस में, ठीक है। इनका डिस्कस अब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अभी आप पहले इन सारे टर्म्स को अच्छे से याद कर लें, उसके डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लें। कोई डेफिनेशन आप बना पाते हैं तो उसको लिख लें,
बिजनेस स्टडीज़ में वर्ड टू वर्ड लिखने या कॉपी पेस्ट वाली पॉलिसी काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टर्म्स होते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी, अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास है तो आप जो लिखेंगे वो डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, वो मैटर नहीं है कि आप एज इट इज़ लिखेंगे। किसी राइटर के नाम से वो डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो वही लिखनी होगी, क्योंकि उसने जो लिखा है, उसने जो वर्ड कहे हैं वो तो उसके नाम पे उसका कॉपीराइट हो गया। ठीक है, मगर आप जब मीनिंग लिखने पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन देने पे आते हैं, तो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, राइट। तो इसमें कोई जो है वो ऐसे घबराने की या फिर जो है नहीं लिखा जाता है या हमें अच्छे वर्ड नहीं मिल पाते हैं तो उसकी कोई भी वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक्स पढ़िए, अच्छे वर्ड आपको मिलते चले जाते हैं। अब आप कॉमर्स का पार्ट हैं तो कॉमर्शियल वर्ड्स जो हमारे इसमें यूज़ होते हैं वही आप लिखते हैं, तो आपको अच्छी लैंग्वेज अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है ना। और ये एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करनी होगी। वही वर्ड्स आपके ब्रेन में आने लगेंगे और आप उनको लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो सी यू सून नाउ विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इसके जो इंश्योरेंसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको नेक्स्ट टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझते हैं कैसे कौन कौन काम करता है, किसका क्या यूज़ होता है, किस एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, गुड बाय। Good morning class first year. So now the other form of business, forms of business, एक और form of business होता है और जिसका नाम होता है joint Hindu family business, right? और you can say Hindu undivided family। ठीक है, सिंपल सा है, जब जैसे ही नाम से दिख रहा है, एक हिंदू फैमिली, क्योंकि हिंदू इसलिए लिखा गया क्योंकि इंडिया में ही चलता आया था बिजनेस शुरू से ही। तो इसको जो जब ना ये जो बिजनेसेस रिकॉग्नाइज किए गए होंगे, जब मतलब इसको इंग्लिश फॉर्म दिया गया होगा, ब्रिटिशर्स ने दिया होगा, तो इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह दिया। मीन्स क्या है कि एक ही फैमिली, ठीक है, एक ही फैमिली किसी एक बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक, तब इसको आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। एक फैमिली ही के मेंबर, जितने भी मेंबर्स होंगे उस फैमिली में, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं एक बिजनेस में। मीन्स उस फैमिली से रिलेट रखने वाले जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मीन्स एक पर्सन होंगे, ऐसा मान लो कि अभी के टाइम पे ग्रैंडफादर हैं, उनके 3 चिल्ड्रन हैं, मीन्स 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, 4 मीन्स 3 सन एंड 1 डॉटर। ठीक है, तो वो 4 बच्चे उसी फैमिली, मतलब वो फैमिली होगा ये, मदर, फादर एंड 4 देयर चिल्ड्रन। तो ये सब मिलाकर एक फैमिली बनेगी। ठीक है, अब ये जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, अब मान लो मिस्टर एक्स हैं, उसके ग्रैंडफादर हैं ये, और इनके भी एक और भाई हैं, उनकी भी फैमिली है। तो ये दोनों भाई हैं जिनकी फैमिलीज हैं आगे, ठीक है, और फिर उनकी फैमिलीज हैं आगे। तो ऐसा 3 सक्सेसिव जो वेज में आप फैमिली को देखते हैं, फैमिली ट्री बना के देख सकते हो, अपनी फैमिली को देख सकते हो, या अपने आसपास आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जिसमें फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी और को अपॉइंट बाहर से नहीं करते। मीन्स उन्हीं का ही फाइनेंस होता है, उन्हीं का ही कंट्रोल होता है, उन्हीं का ही वही ऑनर होते हैं और वही जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, मीन्स एमओसी जिसको कहते हैं, मैं शॉर्ट में कह देता हूँ उसको, मैनेज, ओन और कंट्रोल, तीनों एक ही फैमिली मेंबर या एक ही फैमिली के लोगों द्वारा किया जाता है। तब ऐसे बिजनेसेस जो हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाते हैं, राइट। इंडिया में ही होते हैं ऐसे बिजनेसेस, ठीक है,
जिसमें सिर्फ एक ही फैमिली इन्वॉल्व होती है, और एल्डेस्ट पर्सन को यहाँ पर क्योंकि इंडिया में बना है तो इसलिए संस्कृत वर्ड को यूज किया गया, इसको कहते हैं कर्ता। ठीक है, मीन्स द एल्डरेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे बड़े जो भी हैं फैमिली में, ठीक है, वो कर्ता कहलाएंगे। वही डिसीजन मेकिंग पावर, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके मेन अटेंडेंट होंगे। ठीक, डिसीजन मेकिंग में सभी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और लेकिन कर्ता जो एक मेनली मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जाना है, वहाँ पर वो कर्ता होते हैं। ठीक है, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर, उन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके इक्वल जो है ऑनरशिप रहती है। और एक अमेंडमेंट 2005 में हुआ जिसमें जो डॉटर हैं फैमिली की, उनको भी पार्टिसिपेशन दिया गया है। उससे पहले इंडिया में जो मेल फीमेल में जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, मीन्स बेटी की शादी हो गई, वो चली गई दूसरे घर, तो अब उसका इस फैमिली बिजनेस से या इस फैमिली की प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं रह जाता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर जो बेटे हैं वो नहीं हैं, सिर्फ बेटियाँ ही हैं, उनकी शादी हो गई तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रह गए, तो उनकी प्रॉपर्टी या उनको कुछ प्रॉब्लम आई, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। या एक कर्नाटका में केस फाइल हुआ था काफ़ी साल पहले, 2005 से पहले ही, वो भी शायद यहाँ पे जो है वो रेफरेंस में लिया गया होगा। वहाँ बेटी ने क्लेम किया था कि मेरे को भी प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेशन चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 2005 में डॉटर्स को भी फॉर पार्टनर्स बना दिया गया है। ठीक है, मीन्स वो भी ऑनरशिप में आ जाती हैं, प्रॉपर्टी में उनकी भी ऑनरशिप इक्वली डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये होते हैं हिंदू फैमिली बिजनेसेस। ठीक है, बहुत सारे हैं इंडिया में, तो जनरली यही होते थे पहले। उसके बाद ही तो जब से ये फ्रांसीसीज आए थे तो उन्होंने कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट बनाना स्टार्ट किया था। फिर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कंपनीज बनाना स्टार्ट किया, उनके नेम अलग अलग हो गए। आप अपने आसपास देख सकते हैं, या बड़ी इंडस्ट्रीज में देखना चाहें आप तो रिलायंस ग्रुप को देख सकते हैं। ठीक है, एक टाटा ग्रुप पहले फैमिली बिजनेस ही था, फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स पे चला गया। हल्दीराम इतना बड़ा बिजनेस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना, अरविंद महिंद्रा रहे हैं अब। तो ये फैमिली बिजनेसेस हैं, महिंद्रा महिंद्रा भी है, और भी बहुत सारे हैं। आप अपनी लोकेलिटीज़ में भी देख सकते हैं आसपास, जिसमें या आपके घर पे भी होता हो शायद, है ना, आपके सारे जितने मतलब कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आपके जो अंकल्स हैं, ठीक है, आपके ब्रदर्स, आप खुद, ठीक, सभी लोग एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कोई एक बिजनेस करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को जो है वो क्या कहते हैं आप, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस, राइट। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स मीन्स ये बनते कैसे कैसे हैं, क्या क्या होता है इनके पास, तो ये फीचर्स आते हैं। तो फीचर्स की बात करते हैं। फीचर में नंबर 1 पे आता है फॉर्मेशन, बनता कैसे है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैमिली की, तो फैमिली एक से सिंगल पर्सन तो कभी भी अपने आप को फैमिली नहीं कहेगा ना। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि मिनिमम 2 पर्सन शुड बी इन्वॉल्व, 2 ही पर्सन एक फैमिली बनाएंगे। ठीक है, और उनकी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उस पर वो इनहेरिटेड होंगे ही। ठीक है, मीन्स उनका अधिकार होगा। तब वो जिस भी मतलब इस तरीके से कोई भी एक फैमिली, ठीक है, मतलब मिनिमम तो होते ही हैं लोग। ठीक, मतलब कि जैसे मान लीजिए एक मीन्स पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके एक ही बेटा है, उसकी शादी हुई, ठीक है, फिर वो जो पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, अब बेटा है, वो उसकी वाइफ है, वो उस जो बिजनेस उसके फादर करते थे वही आगे लेके जाता है, फिर उसके और किड्स होते हैं, ठीक है, वो भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मेशन इसका मीन्स स्टेप टू स्टेप होता रहता है, या ये कहिए कि
कि जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ तो फॉर्मेशन हो गया, ये तो नो, क्योंकि एक पेरेंट, एक वो अकेले हैं, उनके अभी कोई बच्चा नहीं है, तो वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका फैमिली बिजनेस है, वो फैमिली है। अब जैसे ही ये आगे ट्रांसफ़र होता है तो एक न्यू फॉर्मेशन में एक मान लिया जाता है, मतलब कि एक न्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मेशन को कहते हैं तो फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जब एक फैमिली बिजनेस करना शुरू कर दे, ठीक है, और तो इसको ही आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलोगे, सिंपल सी बात, ठीक है। कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, बस रजिस्ट्रेशन तो होता ही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956, उसके अकॉर्डेंस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हाँ ठीक है, ये फैमिली है, इसके मेंबर्स हैं और इनको ये बिजनेस करने वाले हैं, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि फॉर्मेशन का मतलब है शुरुआत की कैसे की जाएगी। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि क्या क्या होता है करने को, वो भी अकेला पर्सन है, वो लाइसेंस लेके कोई भी बिजनेस करना शुरू कर सकता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ऐसे ही ये लोग भी हैं, ये एक फैमिली होगी, ठीक है, चाहे मिनिमम 2 लोग हों, चाहे 50 की फैमिली हो, डजंट मैटर, ठीक, वो बिजनेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी सिर्फ कर्ता की ही अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। मींस जो कर्ता है, जो एल्डेस्ट पर्सन है इस फैमिली का, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड होने का मतलब आपको पहले भी शायद समझाया गया था। अनलिमिटेड कब का हो गया आप लायबिलिटीज को? जब बिजनेस के किसी भी क्लेम को देने के लिए बिजनेस की प्रॉपर्टी के अलावा, बिजनेस की एसेट्स के अलावा पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तब वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। क्योंकि लिमिट का मतलब जब तक बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की एसेट यूज हो सकती हो, ठीक है। और अगर बिजनेस की एसेट कम पड़ रही है तो पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, तभी वो क्या कहलाती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो कर्ता की ही अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकी सभी मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि एक सम ऑफ अमाउंट जिसमें एक काउंट किया जाता है कि कितने लाख, कितने करोड़ का बिजनेस है ये हमारा फैमिली का, और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हीं में उतना शेयर डिवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। अब चाहे उस बिजनेस से 1 रुपया की कमाई हो तो वो भी सब में बढ़ती है, 2 रुपये की हो तो भी वो भी सब में बढ़ती है, 1 करोड़ का फायदा हो 1 महीने में तब वो भी सभी के इक्वली शेयर में चला जाता है। लेकिन कर्ता जो है वो होल सोल है, क्योंकि वो उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इसलिए उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, राइट। सेकंड नंबर पे आता है कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा? भाई जब अनलिमिटेड लायबिलिटी रख रहा है कर्ता, तो कर्ता ही कंट्रोल ही करेगा, राइट, कर्ता ही कंट्रोल करता है। मीन्स ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, ओके, एंड इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस, ठीक। उसके डिसीजन सभी अदर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको मानने होते हैं, ठीक। अब एक और फीचर इसका सामने आता है, ये सबसे ज़रूरी फीचर है, ये होता है कंटिन्यूटी। ये तीनों क्लियर हो गए आपको? फॉर्मेशन कैसे होगा बिजनेस का, ठीक है, फॉर्म कैसे होगा? एक फैमिली बिजनेस करना स्टार्ट कर देगी तो बिजनेस माना जाएगा और वो रजिस्टर्ड करा लेंगे, तो एक फैमिली इसको फॉर्म कर देती है। दूसरा नंबर, लायबिलिटी, सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी की लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। नंबर 3, कर्ता ही कंट्रोल करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, बड़ा राइमिंग बन रही है लाइन ये, कर्ता ही कंट्रोल करता है ना। तो कंट्रोल कौन करता है? कर्ता की ही जो है वो अथॉरिटी होती है, उसकी ही बात सबको माननी होती है। सब अपनी राय दे सकते हैं, अलग बात है, लेकिन कर्ता का डिसीजन सर्वोपरि माना जाएगा। और वैसे भी वो एल्डेस्ट पर्सन है, आप अपने फैमिली में भी देख लो, ऐसे ही होता होगा, ये हमारे संस्कार हैं, राइट। नंबर 4 पे आती है कंटिन्यूटी।
अब क्योंकि भैया एक कंटिन्यूटी क्यों नहीं आएगी, है ना। वो ये सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं कि अकेला पर्सन था, वो नहीं रहा अगर, या वो बैंकरप्ट हो गया या कुछ और हो गया तो उसके बाद बिजनेस नहीं चलेगा। यहाँ तो फैमिली है, यहाँ तो एक चेन बनी हुई है, यहाँ तो एक ट्री है पूरा, है ना। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कूदती चली जाएगी, ठीक। तो बिजनेस कंटिन्यूज, है ना, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डर पर्सन टेक्स प्लेस, यस और नो, है ना। दूसरा पर्सन कोई उसकी जगह पे आ जाएगा, लिविंग द बर्थ, बिजनेस स्टेबल। तो ये कंटिन्यूटी ऐसे बिजनेसेस में, फैमिली बिजनेसेस में कंटिन्यू चलती रहती है जब तक वो खुद ही उसको क्लोज ना करना चाहें, है ना। या फिर एक विल लिखवा दी जाए कि ये जो पर्सन काम कर रहे हैं जब तक ये हैं तब तक तो ये बिजनेस माना जाएगा, उसके बाद इक्वली डिवीजन में प्रॉपर्टी को शेयर करके बिजनेस को क्लोज करवा दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, राइट। ये भी एक इसका फीचर है कंटिन्यूटी, मगर कंटिन्यूटी पे ही चलते रहते हैं। बहुत कम जगह देखा जाता है कि बिजनेसेस जो हैं वो बंद करवा दिए गए, एक फैमिली एक बिजनेस करती है और करती ही चली जाती है, ठीक है। राजस्थान जैसे जो एरिया है राजस्थान, उसमें बहुत ज़्यादा फैमिली बिजनेसेस रहे, यूपी में बहुत ज़्यादा फैमिली बिजनेसेस रहे। वैसे तो पूरे इंडिया में ही रहे हैं, यहाँ अकेले राजस्थान में नहीं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा केस फाइल हुए हैं जिसमें जो नेम है फैमिली का वो लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन कोई बिजनेस करते हैं, उनके कुछ बच्चे वो बाहर चले गए, बाहर का मतलब है दूसरे शहर या कहीं और विदेश में, फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि बहुत अच्छा बिजनेस है तो वो वापस आए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी यूज़ करेंगे नेम को। तो उनको क्योंकि अपना शेयर लेके चले गए थे, वो दोबारा री एंटर करना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो ऐसे केसेस बहुत सारे वो हुए हैं कि नाम कौन चलाएगा, तो एक गुडविल बन जाती है ना। तो गुडविल का ही खेल जो है वो कंटिन्यूटी पे चलता है, कंटिन्यू है बिजनेस का मतलब, है ना। तो सबको नाम चाहिए कि दादाजी का नाम परदादाजी का या किसी और का कभी से चलता आ रहा है वो बिजनेस लगातार, है ना। पुश्तैनी काम है हमारा ये, तो ऐसा करके इंडिया में कहा जाता था। बेरोजगार नहीं होता था उस टाइम पे कोई, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ काम था, सब स्किलफुल लोग थे, अब अनस्किल्ड हो गए, मेड बाय पेपर। खैर, नंबर 5 ये है माइनर मेंबर, ये भी एक इसका फीचर है। माइनर मेंबर कौन? अ पर्सन, अ बॉय और अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 18, है ना। तो एक माइनर मेंबर भी इसका मीन्स ऐसा, ये देखो मतलब सिंपल सी बात सुनो, बच्चा उसका बर्थ होगी उस दिन से ही वो दुनिया में आया, उस फैमिली का मेंबर बना, तो वो बिजनेस का भी मेंबर हो गया। इज इट डन? मीन्स माइनर मेंबर भी यहाँ पर होते हैं। जनरली बाकी कंपनीज में आप देखेंगे वहाँ पे माइनर बायर है, जो पार्टनर्स होते हैं या मेंबर होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक्टिव मेंबर ही माना जाता है। एक बच्चा जन्म लेने के साथ साथ ही उस फैमिली का मेंबर तो हो ही गया, उसके साथ साथ उस बिजनेस में उसका शेयर भी हो गया है, ठीक है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, वो कहा जाता है कि द चाइल्ड बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, माने कि अभी जन्म हुआ है और इतने करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम है, इतने लाख रुपए की प्रॉपर्टी इनके नाम हो गई है, क्योंकि वो पैदा होते ही उस फैमिली के मेंबर बने, और फैमिली के मेंबर बनने के साथ ही जो है उस बिजनेस के भी मेंबर बन गए, राइट। तो अ माइनर कैन आल्सो बी मेंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। इज इट डन? तो पांचों फीचर याद हो गए, आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। ओके, तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। पांचों फीचर्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन नोट करिएगा, पॉज कर लीजिएगा और उसको नोट करिएगा ठीक से। देन आफ्टर द फीचर्स, ओके, कुछ डाउट लगता है तो यू कैन आस्क,
Okay, this is from my side. Thank you.